जी, आज हम पढ़ेंगे वही इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। आप कभी ऐसा ना हो कि टॉपिक भी भूल जाएं, क्योंकि चैप्टर बड़ा लंबा है और इसका सफर भी थोड़ा लंबा ही है। और ऐसा ना हो कि इस बीच में आप बिना याद किए किए आए और आपको यही याद ना हो कि पिछला टॉपिक क्या था। तो अपना काम है बताना, रियलाइज करवाना, और बाकी आप जानते होंगे। देखिए, एक रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट होंगे जो आप लेना चाहें। आप चाहें तो मैं इससे अलावा भी रिएक्टेंट ले सकता हूं, दूसरे ये वाले ले लो। N2 गैस। अब जैसे यहां इक्विलिब्रियम में गैस लिखा जब होता है तो इसका बड़ा रोल होता है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस और 2NH3 गैस, ये एक इक्वेशन है। और आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से मान के चलिए आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने ऐसी एक रिएक्शन आएगी, और लेट सपोज रिएक्शन लिखी हुई है और नीचे लिखा है कि इफ प्रेशर इंक्रीज, और या बाय वॉल्यूम, बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। हम्म तो जैसे आपने देखा कि आपके सामने ये लिखा है, एक रिएक्शन दी हुई है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन प्रेशर के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ये आपको याद दिला दूं मैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों तरफ का रेट इक्वल है। जितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है वापस उतनी ही तेजी से रिएक्टेंट बन रहा है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है तो कंसंट्रेशन यानी मोल्स कांस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। यानी रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, क्योंकि इस तरफ अगर हीट रिलीज होती है तो इस तरफ एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ये दोनों मिलकर हीट बनाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वही हीट अमोनिया इस्तेमाल करके वापस रिएक्टेंट बना देता है। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, और जो भी है हर चीज कांस्टेंट रहती है। अब आप इस समय ये देखिए कि रिएक्शन जो है ना वो ये चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोचिए भाई, हर रिएक्शन ये चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ऐसा क्यों कि हर रिएक्शन ये चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? इसका कारण है कि ऐसा मुझे लग रहा है। लग क्यों रहा है? क्योंकि इक्विलिब्रियम अपने आप अटेन होता है। एक रिएक्शन फॉरवर्ड में रिएक्शन स्टार्ट करती है, फिर वो रिएक्शन बैकवर्ड में होने लगती है, फिर धीरे धीरे उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन खुद करती है। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर। तो ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहती है और वो टेम्परेचर, प्रेशर, मोल्स को कांस्टेंट रखना चाहती है। तो आप कुछ भी अगर करते हैं, जैसे आप अगर प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर आप बढ़ाएंगे कैसे, मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। जैसे ये बर्तन 50 लीटर का है, ये बर्तन है 50 लीटर का। अब देखिए यहां अगर आप एक एक गैस के प्रेशर की बात करो, अगर आप नाइट्रोजन गैस के प्रेशर की बात करें तो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर क्यों नहीं बदल रहा है मैं बताता हूं समय के साथ। जैसे यहाँ कांस्टेंट लिखा है, क्यों नहीं बदल रहा है नाइट्रोजन गैस का प्रेशर? क्योंकि नाइट्रोजन का वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो वही है जो कंटेनर का है। तीनों के लिए वॉल्यूम 50 लीटर है, गैस का वही वॉल्यूम होता है जो कंटेनर का होता है।
नाइट्रोजन भी उसी कंटेनर में है 50 लीटर, हाइड्रोजन भी उसी कंटेनर में है 50 लीटर, अमोनिया भी उसी कंटेनर में है 50 लीटर। तीनों गैसेज का वॉल्यूम 50 लीटर है। वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। क्या कारण है टेम्परेचर ना बदलने का? रिएक्टेंट मिलकर हीट रिलीज करते हैं, तो प्रोडक्ट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी हीट को, और वापस रिएक्टेंट बना देता है। यानी इस तरफ हीट निकलती है तो इस तरफ वही हीट इस्तेमाल हो जाती होगी। तो ऐसा रहता है, इसलिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स भी, क्योंकि जितनी तेजी से अमोनिया बन रहा है उतनी ही तेजी से वापस अमोनिया नाइट्रोजन बना रहा है, तो तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। अब आप अगर प्रेशर चेंज कर देंगे, तो चेंज करने का मतलब है कि आपने कंटेनर छोटा कर दिया। जैसे इस कंटेनर को दबा दिया, जो भी मतलब ऐसे जादू से कर दिया छोटा। कंटेनर छोटा करोगे, डिक्रीज करोगे वॉल्यूम, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों चीजें लिखी आ सकती है कि प्रेशर बढ़ाया है या वॉल्यूम डिक्रीज किया है। सवाल है कि प्रेशर बढ़ाया है आपने, खैर आपने तो वॉल्यूम घटाया था। वॉल्यूम घटाने से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया तीनों का वॉल्यूम घट गया, और जब भी वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। नाइट्रोजन का भी प्रेशर बढ़ गया, हाइड्रोजन का भी और अमोनिया का भी। ये मतलब है प्रेशर इंक्रीज होने का। तो ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है। कुछ बातें ऊपर से जाएंगी और कुछ बातें बहुत ज्यादा लगेंगी, लेकिन फिर भी कुछ तो माइंड में रहती है। अच्छा, जब भी आपसे प्रेशर का केस पूछे, आपसे वो ये पूछ रहा है कि अगर आप प्रेशर बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं, और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो कौन सा रेट फास्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सेम वही टॉपिक है। वहां हम टेम्परेचर चेंज करते थे और यहाँ टेम्परेचर और अमाउंट चेंज करते थे, यहां प्रेशर चेंज कर रहे हैं। तो यहां गैस के कितने मोल्स हैं? 4 मोल। 3 और 1 4। यहां गैस के 2 मोल है। सबसे पहले तो ये करना है आपको, गैस के मोल, आप सुन नहीं रहे हैं, गैस के मोल गिनने हैं, सॉलिड और लिक्विड के नहीं। गैस देखनी, यहां सभी गैस है। यहां गैस के 4 मोल है, यहां गैस के 2 मोल है। तो इमेजिन करना है, अगर रिएक्शन सिर्फ इस डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड, अगर रिएक्शन सिर्फ इस डायरेक्शन में हो तो फॉरवर्ड में जो मोल्स हैं वो घट रहे हैं, यानी बर्तन में मॉलिक्यूल्स की संख्या घटने लगेगी अगर रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड में हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन तेजी से होने लगे या सिर्फ फॉरवर्ड में ही होने लगे तो मोल्स घटते हैं, और मोल घटेंगे तो प्रेशर घटता है। क्या फिलहाल भी प्रेशर घट रहा है? नहीं, क्योंकि फिलहाल रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में सेम स्पीड से हो रही है, इसलिए नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक ही डायरेक्शन में होने लगे तो प्रेशर घटने लगेगा, क्योंकि मोल्स घटेंगे। और अगर रिएक्शन सिर्फ रिवर्स में होने लगे तो मोल्स बढ़ेंगे और प्रेशर डिक्रीज होगा। फिलहाल तो ना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, क्योंकि जितनी तेजी से मोल घटते हैं उतनी तेजी से बढ़ भी जाते हैं। लेकिन तो यानी रिएक्शन में तो ना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, ये तो सब कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उल्टा चलती है। ली चटेलियर प्रिंसिपल को याद करो कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन नाराज हो जाएगी, रिएक्शन बिकम एंग्री, क्योंकि रिएक्शन ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ था। आपने प्रेशर बढ़ा दिया है अचानक से, तो रिएक्शन नाराज हो जाएगी। और अगर रिएक्शन नाराज हो गई तो रिएक्शन उल्टा करेगी, जो आपने किया है उसका उल्टा। आपने प्रेशर बढ़ाया है तो रिएक्शन प्रेशर घटाएगी। तो घटाने का तरीका यह है कि अगर कुछ समय तक रिवर्स रेट को फास्ट कर दिया जाए, बाद में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ समय तक रिवर्स रेट फास्ट हो जाए तो प्रेशर घट जाएगा। तो आपका जो बढ़ाया हुआ प्रेशर है, जैसे आपने 5 से 10 कर दिया था प्रेशर, तो रिएक्शन उसको वापस 10 से नीचे ले आएगी, 8 पे ले आए, 7 पे ले आए।
कहीं भी, लेकिन घटा के नीचे ले आएगी, तो रिएक्शन प्रेशर डिक्रीज करेगी और बैकवर्ड फास्ट हो जाएगी, बैकवर्ड बिकम फास्ट। तो अगर कोई लेट ना आया हो तो आप मुझे बताइए कि ये समझ आया, क्योंकि मैंने उसे बहुत स्लोली समझाया है। यस बताइए जल्दी। ठीक है, पर सर यहाँ पे तो बैकवर्ड्स में मोल इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो ये उल्टा लिख दिया मैंने। यस सर, फॉरवर्ड फास्ट होएगा उसमें। इस तरफ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बताओ, पूरा उल्टा समझा दिया होता मैंने अभी। रिएक्शन प्रेशर डिक्रीज करेगी तो फॉरवर्ड बिकम फास्ट। अब इसका उल्टा सोचना है, इफ प्रेशर डिक्रीज, अगर प्रेशर घटा दें आप, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से आपने प्रेशर घटा दिया। प्रेशर घटाने का तरीका है वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बर्तन बड़ा कर दीजिए। तो अगर आप प्रेशर घटाएंगे तो रिएक्शन नाराज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ था। तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट इंक्रीजिंग प्रेशर, वापस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। और प्रेशर इंक्रीज करने का तरीका है कि प्रेशर किस तरफ इंक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड में। अगर रिएक्शन को बैकवर्ड में फास्ट कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ने लगेगी, और जो प्रेशर आपने घटाया है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन हमेशा उल्टा करती है। तो ये है जी, अगर आप ये समझते हैं कि उल्टा करने का क्या मतलब है, तो मतलब पिछली अगर आपने क्लासेस ली हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या आएगी। है तो बताइए, 15 सेकंड 30 सेकंड में रुकता हूं। अब सुनिए, अब एक टॉपिक पकड़िए, आयनिक इक्विलिब्रियम। फिर आगे देखते हैं क्या करना है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से चैप्टर बदल जाता है, अलग सा हो जाता है कुछ। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चैप्टर पहले 2 पार्ट्स में हुआ करता था, यहां से अलग होता था, लेकिन अब एक ही में कर दिया, इसीलिए तो ज्यादा लंबा दिखता है। सर डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जी ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। यहाँ से बात से कोशिश करेंगे जितनी तेज समझा सकेंगे, मतलब जितनी तेजी खत्म हो सकेगा। इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं, ये ध्यान रखना। सुनिए, भाई टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे मैं समझाऊं वैसे समझना है। भाई एक सब्सटेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि सब्सटेंस which produce ions in aqueous solution। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसे पानी में डालो तो वो पानी में जाकर आयंस बनाता है। एक एग्जांपल देता हूं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो ज्यादा टूटता नहीं है, कि प्रोड्यूस लेस आयन। सब कुछ बताऊंगा ना, सुनते रहिए। प्रोड्यूस लेसर आयन, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस है, जैसे कि मान लीजिए आपका CH3COOH, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसे इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहते हैं कि अगर मैं इसे पानी में डालूं, तो इलेक्ट्रोलाइट का होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको पानी में डालूं
इसको तो ये पानी में जाके टूटता है तो आयन बनाता है, ये आयन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आयन कम देता है। अब आयन कम देने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने ये 100 मॉलिक्यूल लिए थे, 100 से समझिए, ऐसे मैंने 100 लिए थे, तो 100 में से 95, 95 या 90, जो गैस करना चाहे, यहां नंबर ज्यादा है, 90 जो है वो तो इसी फॉर्म में है, अनडिसोसिएट। 90 तो इसी फॉर्म में टूटे नहीं है, मतलब 100 लिए, 100 में से 90 तो टूटे ही नहीं, 10 टूटे, तो आयन कम बनेंगे भाई। अगर 100 के 100 मॉलिक्यूल टूट जाते तो ज्यादा आयन बनते। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे NaCl, तो HCl ले लो, HCl इसका इन्होंने भी लिया हुआ एग्जांपल, जैसे HCl, तो HCl को पानी में डालो तो वो टूटता है H प्लस Cl माइनस। अब जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से 5 बचेंगे मुश्किल से, वो भी पता नहीं बचेंगे कि नहीं, 5 अनडिसोसिएट बचेंगे और 95 HCl टूट जाएंगे, तो ज्यादातर टूट गए। अब आपको यहां ये सोचना है कि ये 90 क्यों नहीं टूटे। क्या इथेनॉइक एसिड के मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के हैं, कुछ ऐसे जो जल्दी टूट जाते हैं और कुछ ऐसे जो मजबूत है, जो जल्दी से अलग नहीं होते आयंस में। क्या ये अलग अलग टाइप के होते हैं? तो आंसर है नहीं। फिर ये क्यों नहीं टूट रहे हैं? इसका आंसर है इक्विलिब्रियम। ये भी टूट रहे हैं, आप सही से देख नहीं पा रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको वीक इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही वो टूटना स्टार्ट करता है ना, कुछ ही, जैसे 100 में से एक टूटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे ये टूटता है तो ये जुड़ता भी है वापस रिवर्स में। और जब जुड़ता है तो जुड़ने का जो रेट होता है वो स्लो होता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो वो रिवर्स में शुरू में स्लो रहती है। मगर मैंने आपको ये समझाया है कि अगर सामने वाला बंदा बहुत रिएक्टिव हो, जैसे अगर बॉल्स वाला एग्जांपल ले लीजिए, अगर सामने भगवान खड़े हो और मैं भगवान से भिड़ जाऊं कि भाई मैं तुम्हारी छत पे बॉल फेंकूंगा, तो मैं बॉल फेंकना स्टार्ट ही करता हूं, तो वो बॉल जो मेरे हाथ से छूटी है वो वापस आके मेरे पैर पे गिर जाती है। यानी शुरू में ही भगवान ने उसी रेट से बॉल वापस कर दी। और ऐसा भी हो सकता है सामने कोई छोटा बच्चा हो जो लंबे समय तक, मैं फॉरवर्ड रेट को फास्ट रख सकता हूं, रिवर्स में जल्दी से बॉल उस रेट से नहीं फेंक पाएगा, और मेरी बराबरी का भी आदमी हो सकता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि उसमें रिवर्स में इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। ये टूटना स्टार्ट ही करता है कि आयंस में इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि वो बहुत जल्दी कंबाइन होने लगते हैं। तो ये टूटते बहुत सारे हैं लेकिन उससे तेजी से जुड़ने लगते हैं, वापस आने लगते हैं। तो शुरू में ही जल्दी इक्विलिब्रियम जल्दी ही अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन सडनली। तो दिक्कत ये हो रही है कि ये 90 जो है ये भी टूट रहे हैं, मगर आयंस की अमाउंट नहीं बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि आयंस उसी रेट से कंबाइन होने लग गए हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूट नहीं पाता है। वहीं अगर इक्विलिब्रियम लेट अटेन होता है, लंबे समय तक फॉरवर्ड रेट फास्ट रहता है, लंबे समय तक फॉरवर्ड फास्ट रहता है। तो लंबे समय तक फॉरवर्ड फास्ट रहता है तो मोस्टली मॉलिक्यूल टूट चुके होते हैं। तब कहीं एंड में जाकर अगर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, इक्विलिब्रियम अटेन लेट, तो आयन ज्यादा बन जाते हैं। तो जिन इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्विलिब्रियम लेट अटेन होता है वो ज्यादा आयन बना सकते हैं, जिन इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है वो कम आयंस बना सकते हैं। इस बात का न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बेसिक टर्म नहीं है ये न्यूमेरिकल समझने के लिए। कोई भी टॉपिक है, आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे टॉपिक है, तो मैं आपको ये बताता हूं अंदर क्या लिखा है वही मैं समझा रहा हूं, लेकिन मैं उसी चीज को इस तरीके से बता रहा हूं कि वो न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से पूछा जाएगा। बस आपके पढ़ने में खुद और यहां पढ़ाने में इतना फर्क आएगा। आप कई पैराग्राफ पढ़ेंगे नो डाउट मेहनत से, लेकिन वो आपको काम आते नजर नहीं आएंगे।
और मैंने वो चीज लिख दी है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, जो आपको सीखनी थी, उसका रिजल्ट ये है। उस पूरे पैराग्राफ का ये रिजल्ट है कि वो आपको ये सिखाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस होता है जो आयन प्रोड्यूस करता है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं जिनमें इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनमें इक्विलिब्रियम लेट अटेन होता है। इक्विलिब्रियम लेट अटेन होता है तो ये ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर पाते हैं। बिल्कुल जी, वो लंबे पैराग्राफ को मैंने बहुत कम टाइम में ये आपके सामने लिख दिया है कि वो क्या समझाने वाला है। ये बताइए, जल्दी समझ आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब क्या करना है कि ये टॉपिक थोड़ी देर तक नहीं आएगा अभी, हालांकि हम यही टॉपिक पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आया, ऐसा लगेगा नहीं कि हम इसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज होता नजर आएगा, लेकिन ये जल्दी ही वापस आएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका। Sir, done. भाई इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं जो अभी करा रहा हूं मैं, और अभी इसके क्वेश्चन हैंड टू हैंड कर भी लेंगे हम। देखिए, एक साइंटिस्ट था, पहले मेरी बात सुनिए, साइंटिस्ट को छोड़िए। जो वाटर होता है ना, उसमें दोनों आयन होते हैं, H+ और OH-। ये जो H+ होता है, ये H3O+ भी लिखा दिखाई देगा, एक ही बात है। ये नाम थोड़े से अलग है, हाइड्रोनियम, हाइड्रोजन। तो पानी के अंदर दोनों आयन बराबर होते हैं। जब ये आयन बराबर होते हैं तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है। तो पानी इसीलिए न्यूट्रल है क्योंकि उसमें दोनों आयन बराबर हैं। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज डालूं, कुछ भी मैंने पानी के अंदर डाला जो पानी के अंदर उसने H+ बढ़ा दिए, कुछ डाला मैंने 2-3 बूंदे किसी चीज की, उसने पानी में H+ बढ़ा दिए, तो अगर पानी में H+ बढ़ जाते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है। और अगर उस चीज ने पानी में H+ घटा दिए, या ये कह लीजिए OH- बढ़ा दिए, जो मैंने चीज डाली ड्रॉप समथिंग, अगर उसने H+ बढ़ाए तो वो एसिडिक बना देगा पानी को, और अगर उसने OH- बढ़ाए तो वो बेसिक। पहले लोग क्या समझते थे शुरुआत में कि अगर किसी चीज ने H+ को बढ़ा दिया है OH के कंपेयर में बढ़ाना है, अगर H+ को बढ़ा दिया है OH के कंपेयर में, जरूर उस चीज में, उस ड्रॉप में H+ आयन रहे होंगे। यानी जो भी चीज डाली गई है उसमें H+ आयन रहे होंगे, इसीलिए पानी में H+ आयन बढ़ गए हैं। और अगर OH- बढ़ गए हैं तो ड्रॉप के अंदर जरूर OH- रहा होगा। तो आरेनियस एक साइंटिस्ट है, उसका कहना यह था कि अगर कोई भी चीज पानी को एसिडिक बना रही है तो उस चीज में H+ आयन होने चाहिए, तो वो चीज ऐसी दिखनी चाहिए, HCl। इसमें H दिख रहा है, HI। हर चीज जिसमें H दिखता है वो एसिड नहीं होता है, लेकिन अगर कोई चीज एसिड है तो उसमें H होना चाहिए, H2SO4, H2CO3। तो पहले हमारे बच्चे समझते थे कि एसिड ऐसा दिखता है। तो क्या ये वाक्य में सही बात है? हाँ सही तो है, ये सभी एसिड है, गलत थोड़ी बोल रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एसिड है। टॉपिक ये नहीं है कि टॉपिक में कोई गलती है, गलती कुछ नहीं। आर्यनियस बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने कहा कि ये एसिड है क्योंकि इनमें H+ है। भाई किसी साइंटिस्ट ने ऐसा एसिड ढूंढा जिसमें H+ नहीं है, फिर भी वो एसिड है। फिर तीसरे ने कुछ और ढूंढा। तो दरअसल एसिड होना ये लिमिटेड टॉपिक है, ये सारे एसिड्स को नहीं पहचान पा रहा है। आर्यनियस कह रहा है कि एसिड वो चीज है जिसमें H+ है। तो आपको लगता है कि अगर सामने 100 सब्सटेंस खड़े हैं तो उनमें से वही एसिड है जिनमें H है?
मगर जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी एसिड हो सकते हैं जिनमें H नहीं है। यानी अगर आप सिर्फ इस डेफिनेशन के भरोसे रहते हैं जो कि सिंपल मेथड पर बेस्ड है, तो आपको सारे एसिड्स की पहचान नहीं हो पाएगी। सेम आरएनएस के बेस, आरएनएस कहता है कि बेस वो सब्सटेंस है जिसमें OH दिखे, जैसे NaOH। यानी बेस होने के लिए OH होना चाहिए। यानी अगर मैं आरएनएस से कहूं कि क्या अमोनिया एक बेस है, तो वो कह देगा नहीं, अमोनिया कोई बेस नहीं है क्योंकि उसमें OH नहीं है, जबकि अमोनिया भी एक बेस है। यानी आरएनएस की जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है। उस सिंपल डेफिनेशन से बस कुछ कुछ एसिड और बेस को ही पहचाना जा सकता है। तो ये जो है सभी बेस है। तो सबसे पहले आपको समझना है, मेरी बात समझिए, क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आती है। आरएनएस एसिड का मतलब है सब्सटेंस कंटेन H प्लस आयन, या सब्सटेंस जो पानी में H प्लस आयन दे। मैं शॉर्ट में लिखूंगा सब्सटेंस कंटेन H प्लस आयन, वो सब्सटेंस जिसमें H प्लस आयन हो। और बेस का मतलब है सब्सटेंस कंटेन OH माइनस आयन। ये आरएनएस की डेफिनेशन है। अब एक साइंटिस्ट आया ब्रॉन्स्टेड, देखना, बात सुनना बड़े ध्यान से। ब्रॉन्स्टेड, जहां सर से ये बहुत सारा ध्यान से आयोनिक सुनिएगा। इक्विलिब्रियम के अंदर ही आएगा ना? हाँ, तो आयन तो है सारे, आयन नहीं दिख रहे? हाँ सर, बस वो वैसे नोट के लिए। अब वो टॉपिक वाइज ही चल रहा है। ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस। भाई ब्रॉन्स्टेड एक साइंटिस्ट था। अब ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस, मैंने हेडिंग डाली। मान लो आपको समझ नहीं आया हेडिंग कैसे चेंज हुई, तो मैं आपको बता रहा हूं बड़े प्यार से कि एक और साइंटिस्ट आया है, किसी और देश में होगा, उसने ये कहा कि एसिड कौन होता है। वो भी एक तरीका बता रहा है एसिड को पहचानने का, मगर इसके तरीके में एक खास बात है। पहली बात तो ब्रॉन्स्टेड जो था ना, वो H प्लस को प्रोटॉन बोलता था, प्रोटॉन डोनर। H प्लस नहीं, प्रोटॉन बोलता था। H प्लस क्या वाकई में प्रोटॉन होता है? हाँ जी। दरअसल हाइड्रोजन एटम होता ही क्या है, एक प्रोटॉन और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन एटम है, सिंपल फिगर है ये, बोस मॉडल की तरह। ये हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन। अब तुम ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल दोगे तो वो H प्लस बन जाएगा, ये तो H है। अब तुमने ये भी निकाल दिया तो वो P रह गया बस, प्रोटॉन, तो वो बन गया H प्लस। तो H प्लस होता ही क्या? H प्लस एक प्रोटॉन को ही तो कहते हैं। हाँ भैया, इससे साधारण, इससे और नीचे क्या जाऊंगा, मैंने फिगर बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब आपको ये भी समझना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हटने पर प्लस चार्ज आ गया है ना, ये तो 9-10 में पता चल जाता है। तो ब्रॉन्स्टेड का ये कहना था कि जो भी सब्सटेंस H प्लस डोनर है, H प्लस डोनर, तो H प्लस डोनर आर एसिड। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, H प्लस नहीं बोलता था ये, प्रोटॉन डोनर। तो प्रोटॉन होते क्या, H प्लस ही तो होता है, तो ये तो सेम बात हो गई भाई। ये सब्सटेंस H प्लस दे सकते हैं, एसिड की बात कर रहा हूं मैं, बेस की नहीं। ये सब्सटेंस H प्लस दे सकते हैं, और आर्हेनियस ने कहा जो H प्लस दे सकता है वो एसिड है। ब्रॉन्स्टेड ने कहा जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड है। एक ही तो बात है, H प्लस को ही तो प्रोटॉन बोल रहे हैं, सेम है। यानी ब्रॉन्स्टेड एसिड, आर्हेनियस एसिड भी वही है और ब्रॉन्स्टेड एसिड भी वही है। यानी कोई फर्क नहीं है आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड की एसिड को पहचान करने के तरीके में, बस बोलने में फर्क है। आर्हेनियस के हिसाब से ये एसिड है क्योंकि ये H प्लस देता है, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से ये एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन देता है। यानी ये सभी आर्हेनियस एसिड है और यही ब्रॉन्स्टेड एसिड है। पहचानने के लिए आता है आर्हेनियस एसिड कौन सा है और ब्रॉन्स्टेड कौन सा। तो जिनमें H है वो आर्हेनियस एसिड है और वही ब्रॉन्स्टेड एसिड है, दोनों बराबर है। मगर जो बेस की डेफिनेशन है वो अलग है। प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन H प्लस होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस।
तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन लें। प्रोटॉन का मतलब H+। अब प्रोटॉन नहीं बोलना, लिख लो प्रोटॉन H+ बोलेंगे। H+ लेने वाले बेस हैं, देने वाले एसिड हैं, ये डेफिनेशन अलग है। आर्हेनियस के हिसाब से एसिड कौन है? H+ देने वाला। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी आर्हेनियस के हिसाब से बेस कौन है? OH देने वाला। और ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस कौन है? H+ लेने वाला। तो H+ लेने वाला कैसे बेस हो गया? पानी में H और OH बराबर है, ठीक। मेरे पास शुद्ध पानी है, प्योर वाटर पड़ा हुआ है, वो नदी में है मान लो, तो मैं उस नदी में कूदता हूं और उस नदी से H+ ले लेता हूं, उस रिवर से H+ ले लेता हूं। तो जो भी पानी में से H+ ले लेगा, यानी H+ को अपने अंदर समा लेगा, तो अगर पानी में से H+ निकाल लोगे तो OH- ज्यादा नहीं हो जाएंगे? सेम ही तो बात है। अब आर्हेनियस के हिसाब से देखो, OH- OH- देने वाला ऐसा कर देता है, इस पे नजर रखो कैसा कर देता है। OH- देने वाला ऐसा कर देता है, तो वो बेस है। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से H+ लेने वाला भी ऐसा कर सकता है। जो पानी में कूद के, सोचो मैं पानी में कूद के H+ खा जाऊं, मान लो सारे ही खा जाऊं, तो H+ पानी में रहेंगे नहीं, तो पानी में क्या बचेगा? OH, तो पानी बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक होने के लिए OH देना ही जरूरी नहीं है, अगर आप H निकाल लें पानी से तो भी पानी बेसिक हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? पहले ये बताओ। यस सर। Yes, sir. भाई जल्दी बताया करो, देखो नहीं बताओगे क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है जी। जल्दी बताया करो अगर आपको बताना है। अकेले नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कपिल शर्मा के शो की तरह नहीं, यहाँ पर मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खड़ा हूं, तो जल्दी बताया करो जो भी पूछा करो। प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस है। तो जो ब्रॉन्स्टेड एसिड है, जैसे एक एग्जांपल अब लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन से समझना है। सर HCl, सर प्रोटॉन डोनर्स एसिड हैं, पर अगर हम H+ कम कर देंगे तो OH- ज्यादा हो जाएंगे, तो वो तो बेस होएगा ना। तो प्रोटॉन डोनर H+ कम थोड़ी करेगा, प्रोटॉन डोनर तो H+ बढ़ा देगा। प्रोटॉन डोनर का मतलब है पानी में जाके प्रोटॉन को दे देना। जैसे मैं प्रोटॉन डोनर हूं, मैं पानी में जाके प्रोटॉन दे दूं तो पानी में प्रोटॉन बढ़ जाएंगे ना। तो ये वाला केस हो गया। तुम कह रहे हो कि प्रोटॉन डोनर H+ घटा देगा, तो ये प्रोटॉन डोनर H+ बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा सर, पानी में जाके मतलब H+ बढ़ा देगा, तो वो एसिड है, ठीक है सर। हाँ, तभी तो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं पानी में जाता हूं, तो मैं ये समझा रहा हूं कि कोई दूसरी चीज पानी में जाके प्रोटॉन देती है तो वो पानी में H+ बढ़ा देगी, और प्रोटॉन ले लेती है तो पानी में H+ घटा देगी, तो वो बेसिक हो जाएगी। देखो अभी में देखो, ये एक रिएक्शन देखनी है HCl और NH3 की। जैसे HCl और NH3 आपस में रिएक्शन करते हैं और ये बनाते हैं, ये H+ देता है, H+ देने का मतलब प्रोटॉन देता है, तो ये प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन डोनर है ये। और ये प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो होता ये है कि ये तो बन जाएगा H, इसमें से H हटा दो, ये Cl बन जाएगा, Cl-, और इसमें H जोड़ा है तो ये NH4 हो जाएगा, NH4+। तो अब ये जो है प्रोटॉन डोनर है, तो ये एसिड है, क्योंकि प्रोटॉन डोनर H+ बढ़ा देगा। अगर मैं इसको पानी में डालूं तो ये पानी में जाके H+ दे देगा, तो ये प्रोटॉन यानी H+ बढ़ा देगा, तो ये एसिड है। ये पानी में से H+ खा लेगा, जैसे इसने HCl का H+ खा लिया है, पानी में से H+ ले लेगा, तो ये पानी में OH बढ़ा देगा, तो ये बेस है।
अब जरा रिवर्स रिएक्शन पे चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये रिएक्शन रिवर्स में भी हो रही है। रिवर्स में ऐसे हो रही है कि ये वापस H दे देता है, तो ये हो जाता है HCl, और ये वापस NH3 हो जाता है। तो इस समय ये दे रहा है H+, तो ये एसिड हो गया, ये डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड हो गया, और ये बेस हो गया, ये ले रहा है। इसका मतलब देखिए, अब आपको ये समझना है कि जब कोई एसिड H+ दे देता है, दे दिया इसने H+, जब कोई एसिड H+ दे देता है तो उसे फिर H+ की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर मेरे पास, जब से मैं पैदा हुआ हूं तो मेरे शरीर में H+ है, लेट्स इमेजिन, जब से मैं पैदा हुआ हूं मेरे शरीर में H+ है, तो वो किसी वजह से होंगे। अगर मैं वो H+ देने लगूं लोगों को, तो क्या मुझे उन H+ की जरूरत नहीं पड़ने लगेगी, फिर मुझे H+ लेने भी पड़ेंगे। तो H+ अगर आप देंगे तो आप बेस बन जाएंगे। जिस समय आप H+ दे रहे हैं उस समय तो आप एसिड है, फिलहाल तो आप H+ दे रहे हैं तो आप एसिड है, और जब दे चुके होंगे तो आप बेस बन जाएंगे। यहां से समझना है कि कोई भी ब्रॉन्स्टेड एसिड अगर H+ दे देता है तो H+ देने के बाद वो बेस बन जाता है। इसे ऐसे समझो, देखो, जब मैं किसी से, मान लो भीख मांगने, उसके एग्जांपल से ले लो, मान लो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही है, मान लो अगर मैं सिग्नल पे खड़े होके दिन में 1 लाख लोगों से पैसे मांगता हूं, तो उस समय मैं भिखारी हूं। मगर अगर मैं सबसे पैसे लेके रख लेता हूं तो फिर उस समय मैं रईस हो जाऊंगा। तो मैं जब तक भिखारी हूं, जब तक वो पैसे दे रहे हैं, देने के बाद जब मेरे पे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं रईस हो जाऊंगा। तो जिस समय HCl H दे रहा है उस समय तो वो एसिड है, मगर जब दे चुका होगा तो उसे H की जरूरत पड़ेगी, वो बेस बन जाएगा। एक एसिड जब H+ दे देता है तो वो बेस बन जाता है, और उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। 5 बार बोलूंगा, समझना। जो Cl- है वो HCl का कॉन्जुगेट बेस है, जो Cl- है वो HCl का कॉन्जुगेट बेस है, एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। एसिड में से H+ हटा दो, एसिड में से अगर H+ हटा दो, एक भी या सारे, कितने, मतलब एक भी हटा दो अगर, तो वो बेस की तरह काम करने लगता है। तो ये जो बेस है ये इस एसिड का बेस कहलाएगा। तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस। और अगर बेस में H+ ऐड कर दो, जैसे आप मेरे शरीर पे, मैं कुछ नहीं हूं मान लो, अगर आप मुझे बहुत सारे H+ दे देंगे, अगर मैं 2 लोगों से H+ ले लूंगा, दिन भर मैं H+ मांगता हूं, तो जब मैं H+ मांगता हूं तो उस समय तो मैं एसिड हूं, ओ बेस हूं, सॉरी, क्योंकि मैं H+ ले रहा हूं, लोग कह रहे हैं ये तो बेस है, ये H+ ले रहा है। लेकिन जब मैं H+ ले चुका होता हूं तो उसके बाद मैं H+ दे भी सकता हूं, क्योंकि मेरे पास H+ आ गए हैं, तो फिर मैं बेस की तरह भी काम कर सकता हूं। मैं उल्टा बोल रहा हूं, अब सुनो सीधा, उल्टा बोल दिया मैंने। जिस समय ये H+ ले रहा है उस समय ये बेस है। अब मुझे देखना, अगर मैं H+ ले रहा हूं तो मैं प्रोटॉन ले रहा हूं, और प्रोटॉन लेने वाले बेस होते हैं। रिमाइंड करा देता हूं, अगर कोई पानी से H+ ले ले तो पानी में OH- ज्यादा हो जाते हैं, तो वो पानी को बेसिक बना देता है। तो ये तय है कि अगर मैं H+ ले सकता हूं पानी से तो मैं बेसिक हूं। जब तक मैं H+ ले रहा हूं जब तक मैं बेसिक हूं, लेकिन ले लेने के बाद मैं एसिड की तरह काम कर सकता हूं। ऐसे जैसे मैंने H+ लिया तो उस समय तो मैं बेस हूं, जब लिया फिर मैंने किसी को दे दिया तो मैं उस समय एसिड हूं। तो जब बेस H+ ले लेता है तो वो एसिड बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। ये बात बताओ, समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब इसके कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, देखना, आसान नहीं होते, देखना कैसे होता है, स्क्रीनशॉट लो इसका, 2-4 बार करने पड़ेंगे।
ले लिए सर। एक बार मैं भी देख लूं कि कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिए हैं, वैसे ही दे देता हूँ तुम्हें। कहाँ एनसीईआरटी, ये भी भाई यहीं टिके रहना आराम से, चले मत जाना यहाँ से अभी, कभी नींद आ जाए तुम्हें। एक टॉपिक और है अभी। चलो इन्हीं के क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं बताऊं सही, इतना क्यों सोच रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो। भाई क्वेश्चन हमें सारे करने हैं, मगर ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन मैंने बीच में करा दिए हैं, अब देखेंगे, मैं सोच रहा हूँ सारे ही करा दूंगा फिर क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर बच्चों को न्यूमेरिकल दिखेंगे नहीं, तो फिर सारे ही कराने पड़ेंगे मुझे एक ही क्लास में। भाई एक 7.12 क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नहीं है। कह रहा है कि ये खुद बता रहा है कि ये ब्रोंस्टेड एसिड है। मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए ये ब्रोंस्टेड एसिड ही है, क्योंकि इसमें H है, H+, और H+ यानी प्रोटॉन दे सकता है ये भी प्रोटॉन दे सकता है। इस पे 2 है, इस पे एक ही है, ये दे सकता है, ये सचमुच में ब्रोंस्टेड एसिड है। कह रहा है इनके बेस बना दो, कॉन्जुगेट बेस। बड़ा आसान है, इनमें से H+ निकाल लो, एक एक निकालना है। रिमूव H+, किसी चीज में से, सुन लो यानी लाइन, किसी चीज में से प्लस निकालोगे तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है ऐसे। देखो ये न्यूट्रल है, प्लस माइनस बराबर है, प्लस निकालूंगा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर पहले से एक माइनस है और प्लस निकालूंगा तो 2 माइनस आ जाएगा, और अगर एक प्लस फालतू है और उसे निकाल दूंगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिलहाल ये न्यूट्रल है, इसमें से एक प्लस निकाला तो F बचेगा, ये बेस है। अब ये बेस क्यों है, क्योंकि ये H ले सकता है, दिखने का तुम्हें इसमें माइनस है, ये प्लस ले सकता है। इसमें से H निकालो, एक ही निकालना, एक निकालोगे तो HSO4 बचेगा, माइनस लगाओ। इस पे पहले से एक माइनस है, ये H निकालो, CO3, एक माइनस पहले का, एक और आ जाएगा, 2 माइनस। ये कॉन्जुगेट बेस है, समझ आया? जल्दी बता रहा हूं। यस सर। नो सर। नो कौन सर। सा समझ नहीं आया बताओ? सर नो सर, कुछ भी समझ नहीं आया। ये मालूम है तुम्हें कि ये एसिड होता है, और एसिड, ये एसिड है, ये समझ में आ रहा है? जी सर, ये तो आ गया। यस सर। तो अभी अभी मैंने ये नहीं समझाया कि अगर एसिड में से H+ निकाल लो तो वो बेस बन जाता है? जी सर। यस सर। अभी मैंने यही तो समझाया था थोड़ी देर पहले, फिर मैंने जी पूछा सर, था कि, बताया। तो मैं वही तो कर रहा हूँ, एसिड में से H हटाया मैंने, तो ये एसिड है, इसमें से मैंने H हटाया, ये लो, तो H हटा दिया अगर मैंने इसमें से, तो ये बेस। अगर किसी चीज पे H है, अगर किसी चीज पे H है और आप H हटा दोगे तो वो H ले सकता है, क्योंकि उसे H की रिक्वायरमेंट होती है। ये कैसे भी समझ लो, अगर मेरे पास एक बाइक है और वो बाइक में किसी को दे दूं तो मुझे बाइक की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अगर मेरे पास H है और वो H मैं हटा दूं या किसी को दे दूं तो उस H की मुझे रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो फिर मैं H लेने लगूंगा, मांगने लगूंगा। तो जब इसमें से H हटा लिया मैंने तो ये F- बन गया, और F- को अब H चाहिए। अब ये लोगों से H ले सकता है, लेगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ ले सकता है, इसमें कैपेबिलिटी हो गई है H+ लेने की, तो ये बेस बन गया। तो यही तो बोला मैंने, अब भी नहीं आया समझ? सर आ गया। तो इसमें से भी H हटा दिया मैंने,
तो अगर मैं इसमें से H हटाता हूं तो ये 2 H है, मैंने एक H हटा दिया तो वो HSO4 हो गया। एक ही H हटाया, एक ही एक हटा लेना है। 7.13 देखिए, 7.13 में कॉन्जुगेट बेस बताना है NH2 माइनस का और NH3 का HCOO माइनस का, यानी ये जो है ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी ये बेस है, देखना पड़ेगा। राइट द कॉन्जुगेट एसिड, हाँ जी ये बेस है, ये सब्सटेंस बेस है और बेस को एसिड बनाना है। अब पहली बात तो देखो इसको पहले से भी H है, मगर आपसे कह रहा है ये बेस है और आपको इन्हें एसिड बनाना है। तो अगर मैं आपके पास आऊं और मैं कहूं कि मुझे एसिड बनना है, या भगवान से कहूं कि भगवान मुझे एसिड बनाओ, तो भगवान क्या करेंगे, मेरे अंदर H+ डाल देंगे। तो अगर मेरे अंदर भगवान H+ डाल देंगे तो मैं लोगों को H+ फिर दे पाऊंगा। तो ये आया है एसिड बनने, तो मैं इसके अंदर H+ डाल रहा हूं, ऐड H+, तो ये एसिड बन गया। NH2 से हो गया NH3, ये NH3 है, इसमें एक H+, सब में H ऐड कर, क्योंकि एसिड बनाना है ना, एसिड बनाना है तो ऐड करना है, बेस बनाना है तो रिमूव करना है, NH4+, और इसमें भी एक H ऐड कर दो तो वो हो जाएगा HCOOH। HCOO, एक मैंने H ऐड कर दिया। अब बताओ क्या समझ में आया? सर समझ आ गया सब कुछ। चल आगे समझ। 7.14 देखिए, जो 7.14 है उसमें दोनों चीजें बतानी है। जैसे पानी है, HCO3 माइनस है, HSO4 माइनस है, NH3 है। अब देखो इसमें से कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो पहले से ही एसिड है और ये बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। देखो ये H दे सकता है क्योंकि इस पे H है, और क्योंकि इस पे माइनस है तो ये H+ ले भी सकता है। ये दोनों के तरीके से काम कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्सटेंस सिर्फ एसिड ही होता है। अभी आप टॉपिक को पढ़ेंगे 1-2 बार, 2-3 बार, आपको तब समझ में आने लगेगा कि दरअसल इसका चक्कर क्या है। आप इसमें से वो ये कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ और एक बार कॉन्जुगेट बेस बना दो, दोनों बन सकते हैं जी। आप इसमें एसिड बनाना है तो ऐड कर दो H+, और बेस बनाना है तो रिमूव कर दो H+। इसमें से अगर इसमें H+ जोड़ोगे तो ये H3O हो जाएगा, और इसमें ऐसे H+ निकालोगे तो ये OH- हो जाएगा। इसमें H+ जोड़ दो, एसिड बनाऊंगा मैं इसे, तो एक H है, एक और जोड़ोगे तो H2 हो जाएगा। और ये जोड़ना भी सीखना है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे कर दिया HCO3H हो गया सर जी, वो वैसे भी समझ में आ रहा है ये कार्बनिक एसिड है, ये H2SO4 है, बस इसमें से एक H गायब है। तो ये सब आना चाहिए। मान लो नहीं आता है तो क्वेश्चन को इतनी बार करना है कि आने लगे कि ये कैसे आंसर आ रहा है। तो ये HSO4 है, इसको एसिड बनाना है। ये पहले से भी हो सकता है एसिड हो, लेकिन मेरे से कोई कह रहा है इसको एसिड बनाओ। अरे किसी ने मेकअप करवा रखा है, अगर वो मेरे से आगे कहने लगे कि मेकअप कर दो मेरा, तो बेशक करवा रखा हो तो उसके ऊपर ही कर दूंगा ना। तो ये पहले से एसिड है, मगर इसमें कह रहा है एसिड बनाओ, तो मैंने इसमें H ऐड कर दिया, ऊपर से पढ़ लेना, H2SO4। H निकाल दो तो बचेगा SO4। देखो साइन का चक्कर ये है कि मैं समझा दूं अगर साइन ना समझ आए। मैंने आपसे कहा अगर आप प्लस जोड़ेंगे तो प्लस आएगा ही। अगर आप किसी चीज में से प्लस निकालेंगे तो उस पर माइनस आएगा। देखो न्यूट्रल था ये, इस पे पहले कोई चार्ज नहीं है, प्लस निकाला तो इस पे माइनस आ गया, प्लस जोड़ा तो प्लस आ गया। लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्या किस्सा है? देखो नेगेटिव कोई चीज कब होती है? जब उस पे एक माइनस एक्स्ट्रा हो। दोनों साइन है उस पे प्लस माइनस, मगर एक माइनस एक्स्ट्रा है। अब इस पे एक माइनस एक्स्ट्रा देखते जाना। अब इसमें से अगर मैं प्लस निकालता हूं
तो प्लस निकालने पर माइनस है। अरे यहां देख लो ना, अगर मैं इसमें से, ये इस कंडीशन में है, अगर मैं प्लस निकालता हूं तो 2 माइनस हो जाएंगे, और अगर मैं प्लस जोड़ता हूं उस तरफ तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसे भी समझ लो चाहे तो, इस पे भी एक माइनस है। 3 प्लस क्या, ऐसे ले लो चाहे या ऐसे ले लो, बस आपको ये दिखना चाहिए एक माइनस फालतू है। अब इसमें अगर आप H प्लस जोड़ेंगे, प्लस जोड़ेंगे, जोड़ना है उस तरफ जोड़ना है, तो ये न्यूट्रल हो गया। और अगर प्लस निकाल लेंगे तो इस पे 2 माइनस आ गए। ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है। चलिए अगला पढ़ेंगे टॉपिक, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। अगला जो टॉपिक है वो पढ़ के ही जाना है, अभी रुके रहना यहीं पर ही। डन सर। 1 मिनट। रुको इंक डाल लो। हाँ सुनो, तो हम, एक और साइंटिस्ट था भाई, उसका नाम था लुइस। वो भी एसिड बेस के बारे में बताना चाहता था और उसने बताया। देखिए कोई भी, चाहे वो कितना ही अच्छा पढ़ाता हो और उसको कितना ही बढ़ाने का ज्ञान हो, अगर आप लोन पेयर क्या चीज होती है ये नहीं समझते हैं, यानी आपने चैप्टर 4 ढंग से नहीं पढ़ा है, जो कि आपकी पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर 2 और 4। ये ठीक वही समय था जिस समय आप इधर उधर ट्रायल ले रहे थे, जबकि कुछ बच्चे शुरू से ही पढ़ रहे थे, तो वहीं से ही आपके अंदर फर्क आ जाता है। तो इसीलिए शुरू से ही चैप्टर 2 और 4 को बहुत अच्छे से पढ़ के रखना था, वो बार बार वापस आता है। नहीं पढ़ा है तो भी मैं कुछ बातें बता देता हूं, लेकिन मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता इसकी कि कितना समझ आएगा। लुइस एसिड और लुइस बेस, देखिए ये H प्लस है और ये OH माइनस, ये प्योर वाटर है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वाटर है। शुरुआत में मैं कोई आसान एग्जांपल लूंगा। देखिए ये जो माइनस है ना, ये ऑक्सीजन पे होता है, इन दोनों का टोटल सम होता है। ऑक्सीजन पे -2 है, हाइड्रोजन पे +1 है। -2 और +1, ये -1 आता है। ये दरअसल ऑक्सीजन पे है ये चार्ज, लेकिन चलो इसकी भी चिंता नहीं है, ये इतना भी जरूरी नहीं है। देखो ये H प्लस है। अब एक आदमी नीचे खड़ा है जिसका नाम है NH3, ठीक, और ये जो H प्लस है इस पे प्लस चार्ज है। तो जिससे प्लस चार्ज होता है ना, उसे इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। अगर आपको, देखिए ऐसे समझना, जैसे आपको स्टोरी यही सुनाई गई है और यही खत्म करनी है। जैसे आपने पहली बार H प्लस को देखा है, आपको कहा गया है कि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आपने कहा ठीक है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इस पे प्लस है। तो ये बात गलत भी नहीं हो सकती क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जिस पर माइनस है, सुनना ध्यान से, जिस पर माइनस है उस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के का मतलब इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब होता है, समझ लीजिए फालतू इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे समझ लेना है, ठीक है जी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बचे हुए इलेक्ट्रॉन, बचे हुए फालतू इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले का तो आसान है कि भाई पॉजिटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उस पे लोन पेयर है। तो ऐसे जिन पे लोन पेयर होता है उन्हें क्या पसंद होता है,
उन्हें पसंद होता है पॉजिटिव चार्ज। भाई लोन पेयर का मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन, तो इस पे फालतू इलेक्ट्रॉन है तो उन फालतू इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। या कोई ऐसा जिसे ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, कोई ऐसा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बाहर के इंसान की बात कर रहा हूं जिसको OH माइनस पसंद करेगा। देखो OH, मैं OH माइनस हूं, दो लोग यहां खड़े हैं, ये फिगर देखो, ये OH माइनस है। OH माइनस को कौन पसंद है, एक तो ये, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो OH माइनस को पॉजिटिव वाली चीजें बड़ी पसंद है। और OH माइनस को वो पसंद है जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पे टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं इस पर, 2 2 2, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ए का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ए का, तो ए को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। प्लस वाले को तो होती है इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और OH माइनस पे फालतू इलेक्ट्रॉन्स है, तो OH माइनस को ये दोनों लोग पसंद है। ठीक है, ये बताओ, पहले ये समझ आया? जी यस सर। सर। अब करना ये है कि NH3 एक बेस है, डायरेक्ट याद भी कर सकते हो और याद करने भी पड़ते हैं इसके एग्जाम्पल, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 तो शेयर कर रखे हैं, 2 बचे हुए हैं। हर बार मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार मैंने आपको ये बता दिया है ये क्या होते हैं। जैसे हालांकि मोस्टली बच्चों को ये पता है कि ये 2 डॉट लगाए गए हैं नाइट्रोजन पे, इन्हें कहते हैं लोन पेयर। तो अगर नाइट्रोजन NH3 पानी से H+ लेता है, तो जरूर H+ को कोई लालच है जो वो NH3 के साथ चल दिया। इसलिए चल दिया क्योंकि NH3 पर लोन पेयर है और H+ इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर ये आदमी लोन पेयर दे सकता है, तो लोन पेयर देने वाला ही H+ ले सकता है, लोन पेयर देने वाला ही H+ ले सकता है। तो कैसे पता चलेगा किसी पे लोन पेयर है? पहली बात तो ऐसे लगा हुआ आता है, जैसे पानी है H2O, तो ऐसे लगा हुआ आ जाता है एग्जाम्पल में, H2S ऐसे लगा हुआ आ जाएगा। ये ज्यादा अलग एग्जाम्पल हो गया, वैसे तो ऐसा लगा हुआ आ जाएगा, वरना माइनस चार्ज आ जाता है, जैसे F-, इस पे लोन पेयर है, Cl-, Br-, वहां लिखा भी है नीड, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो किसी पे ऐसे लोन पेयर दिख रहे हो सेंट्रल एटम पर। इसका क्वेश्चन करेंगे अभी हम, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है इसका। लोन पेयर देने वाला ही H+ ले सकता है, तो क्योंकि ये लोन पेयर दे सकते हैं तो ये H+ ले सकते हैं। तो लुईस के हिसाब से बेस वो है जो लोन पेयर दे सके, क्योंकि जो लोन पेयर दे सकता है वो H+ ले सकता है। तो लुईस ने ये नहीं कहा है कि जो लोन पेयर दे सकता है वो H+ ले सकता है, ये कहीं भी नहीं लिखा है, ना गूगल पे ना कहीं। ये तो मैं बता रहा हूं कि जो H+, जो लोन पेयर दे सकता है वही H+ ले सकता है। तो ये H+ लेने वाले हैं, ब्रॉन्स्टेड इन्हें कहता था H+ लेने वाले। याद करो, इन डेफिनेशंस को मिलाना है। ब्रॉन्स्टेड कहता था, अभी मैं तीनों को लिखूंगा एक साथ, ब्रॉन्स्टेड कहता था H+ लेने वाले बेस है, और लुईस कहता है कि H+ लेता कौन है, ये। और ये H+ क्यों लेते हैं? क्योंकि ये लोन पेयर दे सकते हैं। तो जो लोन पेयर दे सकता है वही H+ ले सकता है, तो लोन पेयर डोनर ही बेस है। इसका मतलब कि ब्रॉन्स्टेड बेस भी वही है, बस ब्रॉन्स्टेड कहता है कि H+ लेने वाले बेस है। तो NH3, ब्रॉन्स्टेड कहता है NH3 इसलिए बेस है क्योंकि वो H+ ले सकता है,
लुईस कहता है कि NH3 इसलिए बेस है क्योंकि वो लोन पेयर दे सकता है, बाकी दोनों ही इसे बेस बता रहे हैं। पहले ये बताओ, ये समझ आया? यस सर। यस सर। अब एक है इसका उल्टा। भाई लुईस एसिड कौन है? और लुईस एसिड किसी से मैच नहीं खाते हैं। देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे ये AlCl3 है, ये Al है, ये होता है AlCl3। बहुत डीप है ये, फिर भी समझ में आएगा कुछ ना कुछ। इसको फिगर को बड़ा बना देता हूं, बिल्कुल एंड चल रहा है अभी, कुछ देर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये AlCl3 है, और AlCl3 के पास, एल्यूमिनियम के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मैंने लिखा है कि एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर कई बच्चों को इस बात का सेंस नहीं है तो ये बहुत गलत बात है आपके आगे फ्यूचर के भी लिए, क्योंकि ये बहुत महा बेसिक चीज है 11th की, और ये शुरुआत में आ जाती है फर्स्ट टर्म में। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 के 6 बॉन्ड पेयर है। हर एटम चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट शेल में। एल्यूमिनियम के पास शेयर करने के बाद भी 6 हो रहे हैं, लेकिन OH माइनस के पास लोन पेयर है, यानी पूरा एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का। और वो जोड़ा अगर एल्यूमिनियम को मिल जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन में अगर एक जोड़ा और आ जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वो जोड़ा एल्यूमिनियम कुछ ऐसे ले लेता है कि अगर एल्यूमिनियम OH माइनस के संपर्क में आता है AlCl3, तो OH माइनस इसे लोन पेयर दे देता है। लोन पेयर का मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना लो। ऑक्सीजन पे होते हैं वो, हाइड्रोजन पे तो इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, हाइड्रोजन क्या देगा। तो ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे सकती है, और वो देने के बाद ऐसे दिखते हैं, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और ये जुड़ गया OH, ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर। अब इस पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको वहां ऐसा नहीं समझाना है, आपको समझना है कि लुईस ये एसिड है क्योंकि ये OH ले सकता है। यहां क्या, जहां आ जाओ, जो पानी में से OH ले ले वो पानी में H ज्यादा कर देगा। तो OH ले लेने वाला मैं OH ले लेता हूं पानी में से। अगर मैं पानी में से OH ले सकता हूं तो मैं पानी में H ज्यादा कर दूंगा, यानी OH लेने वाले एसिड है। OH लेने वाले में एक क्वालिटी होनी चाहिए। मैं OH को बुला रहा हूं कि हाँ भाई OH इधर आओ, तो OH जब आता है तो OH ये कहता है कि भाई, OH कह रहा है कि मैं उसी के पास जाता हूं जो मेरे लोन पेयर ले सके। तो मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारे लोन पेयर ले सकता हूं, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो क्योंकि मैं लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता हूं तो मैं OH माइनस को एक्सेप्ट कर सकता हूं। OH माइनस उसी के पास जाएगा जो लोन पेयर ले सकता हो। तो जो लोन पेयर एक्सेप्टर है, इसका उल्टा, डोनर तो एसिड हो गए और लोन पेयर एक्सेप्टर बेस हो गए। तो जो लोन पेयर ले सकता है वो बेस है। अब कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं, लोन पेयर कौन ले सकता है। देखो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, नो डाउट। जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर मैं कॉपर आयन को पानी में डालूंगा तो पानी में से कॉपर आयन नेगेटिव OH माइनस पकड़ लेगा, तो पानी में H ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि OH कॉपर के साथ जुड़ गए हैं, अब वो गिनती में नहीं आएंगे। और या फिर मेरा ऑक्टेट पूरा ना हो, और ऑक्टेट पूरा ना होने वाले एग्जांपल है AlCl3, AlBr3, FeCl2, ये वो एग्जांपल है जो आते हैं। इनमें आयरन पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम पे 6 है, इन सभी, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये सभी लोन पेयर एक्सेप्टर हैं। अगर ये लोन पेयर ले सकते हैं तो ये पानी से OH माइनस भी ले सकते हैं। एक बार बहुत 2 मिनट के अंदर मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, सुनना मेरी बातें, फिर से तैयार हो जाइए। 2 मिनट के अंदर
मैं आपको इसका समरी बताता हूं और इन्हें आपको मैच करना है बैठ के, किसको मैंने क्या बताया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऐसे टॉपिक नहीं है जो आपके दिमाग में फंसे रहेंगे, बिल्कुल भी वो नहीं है। आपको इसे लर्न करना पड़ेगा बार बार। सुनिए, लोन पेयर डोनर बेस क्यों है? मुझसे, मैं बेस हूं मान लो, तो मैं बेस क्यों? क्योंकि मैं लोन पेयर दे सकता हूं, और अगर मैं लोन पेयर दे सकता हूं तो मैं H प्लस को बुला सकता हूं। मैं कह रहा हूं हाँ भाई H प्लस कराओ बेटा, तो मैं इलेक्ट्रॉन दूं, H प्लस आ गया। और अगर मैं H प्लस ले सकता हूं तो पानी में OH ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पानी से H प्लस ले ली, बुला लिया मैंने H प्लस, आओ तो मैं लोन पेयर दूं, H प्लस को बुला लिया। अब लोन पेयर जो ले सकता है, मान लो मैं लोन पेयर ले सकता हूं, तो OH माइनस खड़े थे, मैंने सारे OH माइनस से कहा पानी के अंदर, हाँ भाई आ जाओ, किस किस को लोन पेयर देना है, मैं लेता हूं तुम्हारे लोन पेयर। सारे OH माइनस मेरे पास आ गए, क्योंकि मैं उनके लोन पेयर ले सकता हूं। तो जब मैं उनके लोन पेयर ले सकता हूं, सारे मेरे पास आ जाएंगे, तो पानी में H प्लस ज्यादा हो जाएगा, तो पानी एसिडिक हो जाएगा। बस, अब इससे ज्यादा मेरे पे एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। अभी आपको क्या करना है कि इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है, क्योंकि ये कई बातें, बहुत सारी बातें आपस में रिपीट हो रही हैं। तो रिकॉर्डिंग आप इसकी देखिए जरूर, आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए, कोई सवाल है तो पूछिए जल्दी। तो सर लुईस एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड भी तो सेम ही है। लुईस एसिड वो होता है जो OH माइनस ले, और ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो H प्लस ले। समझा देता हूँ, 1 मिनट रुको। नहीं, लेकिन समझा रहा हूं, अलग अलग होते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो पानी को H प्लस दे सके, प्रोटॉन दे सके। तो अलग हो गया ना ये, तो वो कह रहा है OH माइनस ले सके। देखो, लुईस एसिड वो है, ब्रोंस्टेड एसिड वो है जो पानी में H प्लस डाल दे, H प्लस डालने से H प्लस ज्यादा हो जाएंगे। और लुईस एसिड वो है जो पानी में से OH से निकाल ले। अलग हो गए। हाँ ओके। ठीक है।